नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई एक अनूठी प्रेम कथा, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो शुरू करें कहानी। वो रनवे पर स्टार्टअप पॉइंट पर खड़ा था और मैं एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में बैठी थी और आरटी अर्थात रेडियो ट्रांसमीटर पर उसकी खूबसूरत आवाज़ गूंजी, जूलियट 101 परमिशन टू स्टार्ट। मेरे सामने उसका वजूद कौन किया। क्लियर स्टार्टअप जूलियट 101। मैंने सांकेतिक भाषा में उसे जहाज़ उड़ाने की इजाज़त के साथ मौसम का हाल बता दिया। मौसम थोड़ा बादलों वाला था, जो कुछ ही देर में साफ होने वाले थे। ये पहला इत्तेफाक था कि वो नाइट फ्लाइंग पर था और मेरी उस रोज़ नाइट ड्यूटी थी। उस दिन हमारी सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी लेडी ऑफिसर ही थी। मैं राडार के एक स्कोप, जो स्क्रीन जैसा है, पर थी। गर्ल्स, टुडे यू आर गोइंग टू पेंट एटीसी इन पिंक। सर, सॉर्टी पूरी करके आइए। वी विल सेलिब्रेट योर 1000 आवर्स ऑफ सोलो फ्लाइंग। अर्थात, सर अपनी उड़ान पूरी करके वापस आइए, हम आपकी एकल उड़ान के 1000 घंटों का जश्न मनाएंगे। रचना मैम बोली। श्योर गर्ल्स, मुझे भी तुम सबको एक सरप्राइज़ देना है, कहकर वो उड़ गया। वो मुझसे 8-9 साल सीनियर ऑफिसर था। बाहर से तो खासा संजीदा दिखता था। उसके क्लीन शेव्ड चमकते चेहरे पर हमेशा एक छिपी सी मुस्कुराहट रहती। उसके शिष्ट व्यवहार और बातचीत से लगता कि हम सब की तुलना में जीवन को उसने बहुत गहरे उतर कर देखा है। उसके हेलमेट में बंद सिर और नारंगी ओवरऑल में कसे जिस्म में क्या चलता था, ये कोई नहीं जानता था। गोरे चेहरे और दुबले लंबे डील डॉल के चलते वो उम्र में उतना बड़ा नहीं लगता था जितना कि वो असल में था। डाइनिंग हॉल में अक्सर वो खाने की मेज पर मेरी बेवकूफ़ाना बातों पर हंस देता था या मेरी अनुभवहीनता पर आश्चर्य करता। कभी कभी बड़ों की तरह टोक देता, कभी वजह पर कभी बेवजह ही। तुम बेमन से खाना क्यों खाती हो, कितना प्लेट में छोड़ देती हो, गलत है ये। मैं बस 2 साल पहले आई नई रंगरूट थी, मुझ पर रौब जमाने का सबका हक भी था। वो पूरी दुनिया घूम चुका था। उसकी कत्थई आंखें किसी पुराने दर्द का हल्का सा पता देती थीं। कहीं कोई खुरंट लगा घाव था कि आधुनिक लड़कियों को लेकर एक तंज उसकी बातों में छुपा रहता। खासा दुनियादार होते हुए भी स्पिरिचुअलिटी को वो जरा बख्तर की तरह ओढ़े रखता। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, लव योर सेल्फ, ये उसका प्रिय जुमला था। उसने अब तक शादी नहीं की थी, इसीलिए मेस में ही रहता था। हमारे समाज में 35 पार के अविवाहितों पर जो अटकलें लगा करती हैं, वही उसे लेकर लगाया करते थे आसपास के लोग। कुछ बताते थे कि स्कूल के दिनों की गर्लफ्रेंड थी जिसने उसके दोस्त से शादी कर ली। कोई कहता अपनी बड़ी बहन की शादी ना हो पाने के कारण वो भी बैठा है। कोई कहता फ्लर्ट है, काम चल रहा है तो शादी क्यों करे। कोई कोई तो हद पार कर देता, शादी को लेकर उसकी नाकाबिलियत पर जुमला कसकर। मैं जानती थी अटकलों से परे किसी को यहाँ किसी की भीतरी खुशी और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फर्क मुझे भी नहीं पड़ता था, पर जब वो सामने पड़ता तो मेरे मन का पानी हल्का सा हिलता, इतना हल्का कि मुझे पता ही नहीं चलता। मैं मन ही मन बस उससे कुछ पूछना चाहती थी। हकीकत ये कितना फिजूल ख्याल है, मुझे पता था वो डांट कर भगा देगा। वो मुझसे बहुत सीनियर था, अपनी स्क्वाड्रन का फ्लाइट कमांडर। 8-9 साल हमारे प्रोफेशन में बहुत बड़ी औपचारिकता की दीवार खड़ी कर देते हैं। मुझे वो इंसान के तौर पर पसंद है, मगर उस तरह नहीं जिस तरह असीमा को। असीमा मेरी रूममेट है और मुझसे 4 साल सीनियर ऑफिसर। वो पूरे खुलेपन के साथ कहती है कि उसके तमाम सनकीपन के, उसके लिए फैली तमाम अफवाहों के साथ वो उसे चाहती है। मुमकिन है कि उसने उस पर यह चाहत जाहिर भी कर दी हो, क्योंकि अचानक उस बंदे ने हमारे कमरे में ताश खेलने आना बंद कर दिया था। पहले की तरह उसने हमारे गैंग के साथ पिक्चर और बाहर पिकनिकों पर भी जाना बंद कर दिया था। तुमने नाराज़ किया उसे, तुम ही बुला लो। मैंने कोई नाराज़ नहीं किया, ना आए मेरी बला से। देख नेहा, मैं पलक झुकाकर प्यारे शब्द बोलने की जगह उसकी आंख में आंख डालकर कहना पसंद करूंगी कि हाँ, तुम मुझे पसंद हो। मैं तुम्हें पसंद हूं तो बोलो यस। अब मुझे यकीन हो चला है ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, अर्थात उसका अपना खोल से निकलना मुश्किल है। वो अपने अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता। असीमा सुंदर, लंबी और आकर्षक है। उस बंदे के व्यक्तित्व के बरक्स कहीं से कम नहीं, बल्कि 21 होगी। कोई भी उससे खुशी खुशी जुड़ना चाहेगा। उस पर मेडिकल ऑफिसर है, कुछ साल बाद वो चली जाएगी फौज से बाहर। डॉक्टर है, उसे क्या कमी।
तुमने परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई नहीं किया? मैंने असीमा से पूछा था। उसके अलावा फिर फौज में मेरे लिए क्या है? उसने अब तक कुछ कहा भी नहीं। बाहर जाकर मैं एक जगह टिक तो सकूंगी। तुमने उससे पूछा था? सीधे सीधे तो नहीं जैसा तुम सोच रही हो, पर मैं जानती हूँ वो जानता है कि मुझे उसके जवाब का इंतजार है। लेकिन उसने तो फिर हमारे कमरे की तरफ रुख तक नहीं किया। पहले वो हर शुक्रवार की शाम हमारे कमरे में आ जाया करता था। हम स्वीप खेला करते। ताश का यह खेल उसी ने मुझे सिखाया। असीमा अपलक उसे ताका करती या उसके लिए बंगाली ढंग की फिश पकाती। मैं छुट्टी पर चली गई थी और पता नहीं मेरे पीछे से ऐसा क्या हुआ। पिछले सप्ताह ही की तो बात है। शनिवार इतवार के साथ एक छुट्टी और जुड़ गई थी। राजस्थान के इस रेगिस्तानी शहर से 15 किलोमीटर दूर इस एयरबेस के आसपास कोई मॉल पिक्चर हॉल नहीं है जहां हम समय काट लें। वैसे तो हम सभी बेहद व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम जब कभी खाली होते पार्टी कर लेते थे। तेज संगीत, डांस, शराब, खाना और बातें। उस दिन भी हम पार्टी मूड में थे। असीमा सबसे आगे। पहले सब बार में इकट्ठे हुए। मेज बजा बजा कर गाने का मूड बन गया। कोई जाकर इसे भी स्क्वैश कोर्ट से बुला लाया। पसीने से गीले बाल वो आकर मेरे और असीमा के पास बैठ गया। असीमा ने मुझे एसएमएस किया, आह ये ईथर की तरह महक रहा है, मैं मीठी बेहोशी में जा रही हूँ। मैंने असीमा को हंसकर आंख दिखाई। तभी उसने अनाउंस किया कि ड्रिंक्स आज मेरी तरफ से। सारे बैचलर्स ने उसके नाम का हुर्रा किया। सब कोरस में गा रहे थे मस्ती भरे ताज़ा फिल्मों के गीत कि अचानक वो जोर से गाने लगा, ये जो मोहब्बत है उनका है काम। हम सब के सब चुपचाप उसकी सधी आवाज़ को सुनने लगे। असीमा ने मुंह बिचकाया। उदास गीतों को खुशी के अंदाज में गाना एक कला है। इसकी धुनें जिंदा दिल होती हैं, ये जीने की ताकत देती हैं। सर क्या गाते हैं आप? सबने कहा। मेरी माँ बंगाली थीं। वे जितनी खूबसूरत थीं उतना ही खूबसूरत गाती थीं। हिंदी गानों में उनकी जान बसती थी। कहकर उसने जेब से वॉलेट निकाल कर सबको अपनी माँ की फ़ोटो दिखाई, जो थोड़ी पुरानी होकर और सुंदर हो गई थी। आप इनसे हूबहू मिलते हैं, असीमा ने उसकी आंखों में डूबकर बोला और उंगलियां चटकाने लगी। अचानक कहीं से सिगरेट के धुएं के बीच एक बहस उठी। आजकल के प्यार पर, ट्रायल एंड एरर पर, लव मैरिज पर, अरेंज्ड मैरिज पर, अफसरों के आपस में सूटेबल मैच देखकर शादी कर लेने पर। सब बोल रहे थे, मैं भी, असीमा भी। बस वही चुप था। सिगरेटों से ही नहीं, बहस से भी धुएं निकल रहे थे। बार के धुएं में सबके चेहरे खो गए थे। लड़कियां प्रेम नहीं करती, लड़के का कैरियर और भविष्य देखकर तय करती हैं कि साथ रहना है। हर पोस्टिंग पर मंगेतर बदलती हैं कैरियर ग्राफ देखकर। हे आई ऑब्जेक्ट। बकवास है ये। लड़के कौन सा प्रेम करते हैं? उनको भी तो 2 तनख्वाहें चाहिए होती हैं। मैं कुछ ऐसी शानदार कैरियर वाली लेडी ऑफिसर्स को जानती हूँ जो केवल इश्क के कारण बाहर अपने लॉ या एमबीए कर शानदार कैरियर छोड़ फौज में आईं, अपने बॉयफ्रेंड के कारण। यहाँ भी कोई बेकार की ब्रांच लेकर। असीमा बोली, तुम लोग भी कम नहीं। लड़कियों को समझते क्या हो? प्यार सुंदर बोल्ड लड़की से, शादी या तो नौकरी वाली से या मोटे दहेज वाली से। आजकल इश्क विश्क कौन करता है जो हम करें? तुम प्रैक्टिकल तो हम भी डबल प्रैक्टिकल। करने वाले इश्क भी करते हैं। मेरी एक बैचमेट ने सार्जेंट से शादी कर ली। प्यार, व्यवहारिक लड़के, बेवफा लड़कियां, शादी से भागते लड़के, प्रेम में सब छोड़ती लड़कियां। खूब शोर मचा। अंत में बात उस पर आ टिकी, अनजाने में या जानकर पता नहीं। सर आप कुछ बोलिए, हमारी तरफ से एक नया नया आया फ्लाइंग अफसर बोला। बॉयज़, ये डिस्कस करने की बात नहीं, कर गुजरने की बात है। माना इश्क करना और इश्क में चोट खाना भी एक शिवालरी है यारों, लेकिन एक हद बाद इंसान को कहीं सेल्फिश हो ही जाना चाहिए। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। वैसे गालिब चचा तो नसीहत दे ही गए हैं, वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ए संग दिल तेरा ही संग आस्था क्यों हो। वाह वाही का शोर उठा। वो शेर कहकर जाने लगा। इतनी जल्दी खाना सर? सर अभी तो महफिल जमी है, वीकेंड शुरू हो चुका है। सर ये गज़ल तो पूरी हो जाए। उसने बारटेंडर को सबको 2-2 ड्रिंक्स लाइन अप करने को कहा। खुद सिगरेट सुलगा ली। गज़ल के कुछ शेर और कहे गए जो मेरे कुछ पल्ले पड़े, कुछ नहीं। असीमा दीवार पर लगे टीवी को घूरती रही, मानो उसे गालिब में और गज़ल कहने वाले में कतई रुचि ना हो। मैं कनखियों से असीमा को देख रही थी। हर शब्द उसे चोट पहुंचा रहा था। वो होंठ भींचती जा रही थी। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। बार बंद होने का समय हो रहा था। उस पर
शायरी से पक चुके बारमैन ने सबको 2-2 ड्रिंक लाइन अप किए और चला गया। मैंने तौबा की, शराब से नहीं जूस से। असीमा वोदका ले लेती है। उसने अपना ग्लास उठाया और सिप करने लगी। लड़के जोश में आ गए। एक ऑफिसर ने अहमद फराज की गज़ल सुनानी शुरू की। समा बन गया था। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। मैंने कहा, असीमा को नेरुदा जबानी याद है, सुनाओ ना यार। बहुत जिद के बाद अपनी मीठी आवाज़ और कमाल के उच्चारण के साथ असीमा ने कविता शुरू की। आई लव यू एज सर्टेन डार्क थिंग्स आर टू बी लव्ड इन सीक्रेट बिटवीन द शैडो एंड द सोल। मतलब, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ वैसे ही जैसे किन्हीं खास स्याह चीज़ों को प्यार किया जाता है, सबसे छुपा कर, रूह और परछाइयों के बीच। उसके चुप होने के बाद वो उससे मुखातिब हुआ। उसकी आंखों में सुरूर था, सिंगल माल्ट का या कि असीमा के शब्दों का। असीमा, तुम भी तो कविताएं लिखती हो, अपना लिखा कुछ सुनाओ। कुछ खास नहीं सर, बस यूं ही कुछ फ़िलॉसफ़ी। मुझे लगा सुलह हो गई। फ़िलॉसफ़ी की तो तुम लोगों की उम्र नहीं, तुम लोग तो बच्चे हो। इस उम्र में तो हमने किसी की गोरी पीठ पर कविता लिखी थी। घर जाकर उसने किसी तरह आईने में पढ़ी। लड़कों का शोर गूंजा। क्या बात है सर, कौन थी वो लकी गर्ल? उसे चढ़ गई है, वो जान गया था। उसने आखिरी पैक छोड़ दिया, आधा ही, और उठ गया। डिनर सर? आई एम डन, सॉरी मैंने तुम लोगों की शाम खराब की, कहकर उसने असीमा को ताका और मुड़कर चला गया। असीमा ने उसके ताकने को जानबूझकर इग्नोर किया। सच ही में अजीब है ये बंदा, इतनी सुंदर जहीन डॉक्टर लड़की तुमको भाव दे रही है, तुम हो के ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कभी नरम कभी गरम। मैं असीमा की जगह होती तो 2 साल तक पीछे नहीं भागती, मुझे क्या। ख्यालों की पटरियों पर मैंने उस दिन की बातों की रेल ही चला डाली थी कि तभी रचना मैम के पास मैट ऑफिस से मैसेज आया। क्लाउडिंग डिफ्यूज़ नहीं हो रही है, बल्कि घनी हो सकती है। अगले 40 मिनटों में आसमान में उड़ रहे दोनों जहाज़ों को सुरक्षित नीचे उतरने के संदेश दे दिए जाएं। मेरे साथी आरटी पर उससे संपर्क करते, तभी अचानक आरटी पर उसकी ही आवाज़ गूंजी। वो कह रहा था, जूलियट 101 कॉलिंग गोल्ड फिश। उसने रेडियो ट्रांसमीटर की सांकेतिक भाषा में संपर्क करना चाहा। जूलियट 101 go ahead. Roger, I am encountering IMC, entering in cloud, heading 090 climbing 290। अर्थात मेरा जहाज इंस्ट्रूमेंटल मैन कंडीशन में है, सामने बादल हैं, 090 डिग्री पर मैं 2900 फीट पर ऊपर जा रहा हूँ। जूलियट 101 गोल्ड फिश, आई एम गेटिंग यू, करेक्ट योर हेडिंग। Climb and maintain heading at level 350 and report leveling out। अर्थात, हाँ आपको सुन पा रही हूँ, जहाज़ का रुख सही करें और 3500 की ऊंचाई तक जाएं, उस स्तर पर जाकर रिपोर्ट करें। कुछ देर सन्नाटा रहा, मगर राडार पर जो दिख रहा था वो ठीक नहीं था। रचना मैम मेरे पास थी। जूलियट 101 यू आर अपीयरिंग इन्वर्टेड, गो टू इंस्ट्रूमेंट, गो टू इंस्ट्रूमेंट। अर्थात, जूलियट 101, आपने तो जहाज पलट दिया है, आप उपकरणों की मदद लें। ओ नो, वो तो इन्वर्टेड, अब तो इजेक्शन भी मुश्किल। मैं घबरा गई और मेरी चीख सी निकल गई जब वो बोला, जूलियट 101 रिपोर्टिंग क्लियरिंग क्लाउड्स, आई एम सीइंग स्टार्स। मैं बादलों से बाहर हूँ और सामने सितारे दिख रहे हैं। मैं बर्फ़ में बदल गई। स्टार्स? और राडार पर उसके जहाज का कोई संकेत नहीं था। अफरा तफरी की शुरुआत हो चुकी थी। रचना मैम, हम दोनों मुंह बाए सफ़ेद चेहरे लिए एक दूसरे को देख रही थीं। आरटी पर रचना मैम चीखी, मिकी गो इंस्ट्रूमेंटल, रिवर्ट कर, लेफ्ट लेकर हेड टुवर्ड्स अप। मिकी, उपकरणों की सहायता लो या सीधे होकर बाई तरफ घूम कर ऊपर जाओ। मे डे, ओ फक इट, आई एम फिनिश्ड। वो तेजी से नीचे आते हुए जहाज को गाली दे रहा था। उसके आखिरी शब्द जो मैंने सुने, मम्मी सब खत्म, AME, यस यस। उसके बाद आरटी कनेक्शन खो गया। ATC में जितने लोग थे टावर में चले आए। मेरे साथ सभी के चेहरे के रंग फीके पड़ गए। हम सब जानते थे कि उसे स्पेशियल डिसओरिएंटेशन अर्थात जहाज उड़ाते हुए होने वाला दिशा भ्रम हुआ है। वो आसमान में नहीं चढ़ रहा था। आकाश समझकर उसने जिस दिशा में थ्रॉटल दबाया वो तो ज़मीन थी। जिनको वो सितारे समझा वे ज़मीन की रोशनियाँ थीं। मेरे हाथों से पसीने छूट गए। मैंने अपनी मुट्ठियों को ऐसे भींचा कि मेरे ही नाखून उसमें गड़ गए। मेरा मन किया मैं सिर धुनूं, नहीं, मुझे हिस्टोरिकल नहीं होना चाहिए। मैं रडार स्क्रीन पर से गायब बिंदु की खाली जगह में आँख गड़ा कर चेतना शून्य सी हो गई। नीचे रनवे से एम्बुलेंसों के सायरनों की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने आकाश में देखा, तारे स्तब्ध नीचे को ताक रहे थे।
देखने वालों ने देखा होगा, जहाज एक पलटी दाईं तरफ लेकर तीर की तरह जमीन की तरफ बढ़कर कुछ ही पलों में जमीन में धंसा होगा और आग के बगुले में बदल गया होगा। उसकी आवाज़ अंतरिक्ष में बिखर गई होगी। राडार डाटा बता रहा है वो आकाश में 2900 फीट तक चढ़ा। कुछ देर की उड़ान के बाद वो बादलों में घिर गया। बादलों से निकल आना उसके बाएं हाथ का खेल था, मगर उसे दिशा भ्रम हुआ। फिर बाईं जगह दाईं तरफ घुमाव लेकर वो बादलों से निकलकर धरती की दिशा में मुड़ गया और सब खत्म। मैंने सर थामा और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। दूसरा जहाज सुरक्षित उतर गया था। मेरा मस्तिष्क सुन्न होकर भी क्या क्या सोच रहा था। उसकी मौत, असीमा, उसकी आखिरी चीखें, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मुझे क्या कहना होगा। क्या पता वो इजेक्ट कर गया हो। काश वो रात बीती नहीं, मन में कालिक बनकर जमी रहेगी। अगले दिन पता चला तेज स्पीड के कारण वो इजेक्शन नहीं कर सका था। संभव ही नहीं था। हमारे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर जहाज मरुस्थल की धरती में आधा गड़कर जल गया था। उसका शव राख हो गया था। तुरंत ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। अगले 3 दिन अजीब हाल में गुजरे। मैं फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर दिन में मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सदस्यों के सामने बैठी होती थी, रात को बुद्ध बनी असीमा के सामने। हालांकि अपने पक्ष में मुझे कुछ नहीं कहना था। सब कुछ रिकॉर्डेड था। रिपोर्ट्स आई। न बादलों की गलती थी, न जहाज में खराबी थी। बादलों से निकलते हुए उसे स्पेशल डिसओरिएंटेशन हुआ था। आकाश में एक से दिखने वाले दृश्य के कारण होने वाला दिशा भ्रम। वजह थी वेस्टिब्यूलर इल्यूजन। जिस दिन ये रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी, रिकॉर्डिंग्स सामने लाई जानी थी। मैंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए आए एक बहुत सीनियर अफसर को हाँफते हुए दूसरे से कहते सुना, हर पायलट एक न एक दिन दिशा भ्रम का शिकार होता है। गति और एक सा दृश्य मिलकर उसे भ्रम कर देते हैं कि होराइजन उलट दिशा में है। जो इसमें घुसकर इससे बच जाते हैं वो बास्टर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं। मुझे लेह में महसूस हुआ था जब मैं यंग था। लिटरली मुझे लगा कि मैं जेट के पंखों पर बैठा खुद को कॉकपिट में जहाज उड़ाता देख रहा हूँ। उसके बाद मैंने मेडिकल करवाया और ग्राउंड पर आ गया। अगले सेशन में ब्रीफिंग रूम में रिकॉर्डिंग सुनी गई। असीमा मेरे पास ही बैठी थी, वैसे ही चुप जैसी कि मेरी आशंका सही थी। उसके आखिरी शब्दों की रिकॉर्डिंग्स भी सब सन्न थे जब उसके आखिरी बोल गूंजे थे, ओ हेल मेडे मेडे फक इट, आई एम फिनिश्ड, एम्मी यस, गुड बाय मम्मी। असीमा का बुत हिला। उसने मेरी हथेलियों को लगभग अपनी हथेलियों से पीस दिया। मुझ में ताप नहीं थी, ना उसकी तरफ देखने की, ना उससे हाथ छुड़ाने की। बतौर प्रोफेशनल सबके सामने रोने की इजाज़त किसी को नहीं थी। क्रैशेस पार्ट ऑफ द प्रोफेशन है। उस रात हम दोनों रात को 1 बजे एक दूसरे से लिपटे जग रहे थे। अपने में डूबी थी असीमा। हम दोनों ने ही 3 दिन से न ठीक से कुछ खाया था, ना ही पूरी नींद ली थी। टुकड़ों में नींद और टुकड़ों में खाना, टुकड़ों में ही एक दूसरे से छिपकर आंसू। मैं उठी और कॉफ़ी बना लाई। मैंने सायरन सुने थे। मुझे लग रहा था कुछ बड़ा घट रहा है। मैंने उस पल अपनी घड़ी देखी थी। मुझे ख्याल आया था कि मिकी सर को टेक ऑफ किए 20 मिनट बीते हैं। मैं सोचते ही रह गई कि मुझे वहाँ जाना चाहिए क्या, क्योंकि उस वक्त मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी। मैं यहाँ कमरे में थी। नेहा, उस शाम उसका प्री फ्लाइट मेडिकल टेस्ट मैंने ही किया था। मुझसे कुछ छूटा या उसने कुछ छिपा लिया। वेस्टिब्यूलर सेंसेस पता नहीं, मगर नाइट फ्लाइंग के लिए वो हमेशा उतावले रहते थे। उस दिन उसकी इसी बात पर मेरे सामने सीनियर मैट ऑफिसर से बहस हो गई थी। उन्होंने कहा था, मिकी, ऊपर जाने की इतनी भी उतावली में मत रहो। मौसम की तो सुननी पड़ेगी। 40 मिनट बाद क्लियरेंस दे दूंगा। ये बात मुझे अजीब लगी थी। वो पलट कर बोले, आसमान मेरे लिए घर है सर। इससे बुरे मौसम में मिक्स उड़ाए हैं। मेरे 999 आवर्स पूरे हो चुके हैं। आज स्पेशल दिन है, 1000 होने दें। विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। जरा से बादल हैं, छट जाएंगे। हाँ, वो कहता था, मुझे बाज की तरह आसमान से प्रेम है, चाहे वो नीला हो, बादलों से भरा सलेटी हो कि गहरा काला। सितारों से भरा तो सबसे बढ़िया। मगर अब जब भी मैं किसी बाज को नाक की सीट में उतरता देखूंगी, वो याद आएगा। वो कॉफ़ी के मग को घूरते हुए बोली, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि आखिरी पलों में वो ये सब बोला था। असीमा, उन पलों में क्या गुजर रहा था क्या कहूँ। हाँ, मैंने उसके आखिरी शब्द सुने, मगर सुनकर भी कुछ नहीं सुना। कुछ उसने यस कहा था, एमी यस। हाँ, आई एम फिनिश्ड यस, यही तो। नेहा, वो एमी यस बोला। असीमा की आंखें डबडबा रही थीं। एमी मैं हूँ। मैंने कितना इंतज़ार किया था इस यस का, लेकिन नेहा ये यस नहीं ही कहता तो बेहतर था। अब मैं आगे किस बात का इंतज़ार करूँगी।
कहकर पहली बार असीमा फूट पड़ी हिचकियों में, जैसे कोई बरसाती नदी पत्थरों से फूट कर बह निकले। वेस्टिब्यूलर इल्यूजन, गति और दिशा को कान के भीतर हिस्से ऑटोलिथ से महसूस करना। कई बार ये पायलट को गलत निर्देश दे देता है। इनर्शिया की वजह से भीतरी कान का ये हिस्सा एल्टीट्यूड में महीन और एकसार गति के कारण हो रहे बदलाव महसूस नहीं कर पाता और भ्रामक अनुभव होने लगते हैं। इससे पायलट दिशा भ्रम का शिकार हो जाता है। मे डे आपात स्थिति में पुकारा जाने वाला वैश्विक तौर पर मान्य संकेत है। इसे 1923 में लंदन एयरपोर्ट पर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और रेडियो ऑफिसर ने ही ईजाद किया था, क्योंकि ये एक फ्रांसीसी शब्द मेदेयर जैसा है जिसका अर्थ है हेल्प मी। अभी आप सुन रहे थे मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की एक बेहद प्यारी लेकिन दुखद अंत वाली कहानी, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो। धन्यवाद।